नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं किसे कहते हैं, कौन सी आयु जो है वो खेल पर निर्भर करता है, कौन सी आयु खेल के लिए मशहूर माना जाता है, बताइए। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं, ठीक है। तो बाल्यावस्था जो होता है, देखिए वही जो आयु है वो किसका अवस्था है, बताइए। खेल का अवस्था है, टोली का अवस्था है ना। तो ये खेल का अवस्था है, टोली का अवस्था है, बाल्यावस्था है। इसमें बच्चा जो है यहाँ पर टोली बना करके खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। और उसका शैशवावस्था, तो ये तो खिलौना से खेलने, एज पे बच्चा ज़्यादा खेल नहीं पाता। किशोरावस्था संघर्ष, तूफान और तनाव की अवस्था है, जो बच्चों में कौतूहल बना हुआ रहता है, अपने लाइफ के प्रति, अपने जीवन के प्रति संघर्ष कर रहा होता है, ठीक है। तो ये बाल्यावस्था ही है जो खेल की आयु कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, बताइए। अभी हमने आपको बताया था कौन सा अवस्था है जिसमें समूह बनाने में लोग विश्वास करते हैं। तो शैशवावस्था, शैशवावस्था में क्या होता है बताइए। शैशवावस्था में बच्चा अकेले खिलौना से खेल रहा होता है, इसको इतना बोध ही नहीं होता है कि किन किन बच्चों को अपने साथ जोड़े और कहाँ समूह बनाए, इसलिए शैशवावस्था तो समूह बनाने की अवस्था है नहीं। किशोरावस्था ये तो आपको है, लेकिन ये संघर्ष और तूफान तनाव की चीज़ है, इसलिए इसमें ज़्यादा समूह नहीं बन पाता है। इसमें बच्चा जो अपने अपने करियर के प्रति चला जाता है, अलग अलग ग्रुप हो जाता है। और बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था टोली का अवस्था है, इसमें बच्चा क्या होता है, बड़ा होता है और इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, वो किसी के साथ खेल रहा होता है टोली बना के, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़के हो, किसी ग्रुप में भी वो खेल सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से किशोरावस्था में अलग अलग हो जाते हैं। तो समूह बनाने की प्रवृत्ति बच्चों में जो है यहाँ कब पाई जाती है, तो बाल्यावस्था में पाया जाता है। दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था का गुण है, दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था का गुण है, बताइए। कौन सी अवस्था में बच्चा दूसरों पर निर्भर रहा होगा, ठीक है। तो देखिए आप देख लेते होते हैं, यहाँ पे एक शैशवावस्था होता है, एक बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था जो होता है आपका, वो यहाँ पर हम लेकर के चलेंगे 0 से 6 वर्ष, कहीं कहीं आपको मिलेगा 1 से 5 वर्ष, ठीक है। तो ये 6 वर्ष के अंदर वाली जो अवस्था होगी वो शैशवावस्था होगी। और ये 0 से कहिएगा तो 2 साल तक बच्चा क्या होता है, ये पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर करता है। ये अपना खाना भी नहीं खा सकता है, ठीक है। कोई भी बाहरी आवरण का काम अपने नहीं कर सकता है, यह पूर्ण रूप से दूसरों पर एकदम निर्भर है। जब भी उसको कोई खाना खिलाएगा तो खाएगा, नहीं तो रोते रह जाएगा। तो ये दूसरों पर निर्भरता की अवस्था जो है वो देखिए आपका शैशवावस्था है। इस अवस्था में बच्चा जो है दूसरों पर निर्भर करता है, चाहे तो वह माँ के पास रहता है, पिताजी के पास रहता है, मौसी के पास रहता है, किसी अन्य पर भी निर्भर रहता है। वही उसको खाना खिलाते हैं, वही उसको सारे तेल पानी करते हैं। यानी बच्चा जो है दूसरों पर निर्भर किस में रहता है, तो शैशवावस्था में ही रहता है, ठीक है। अब देखिए शैशवावस्था की अवधि कितनी होती है, शैशवावस्था की अवधि कितनी होती है, ठीक है। 6 से 12 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, कोई नहीं। देखिए याद रखिएगा, यहाँ पर 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ लिया जाता है, ठीक है। तो एक देगा आपको 0 से 6, फिर देगा आपको 6 से 12, फिर देगा आपको 12 से 18, ठीक है। और फिर अंतिम हो जाता है, ये 4 का अवस्था है। तो ये 0 से 6 जो आएगा वो शैशवावस्था होगा, 6 से 12 जो आएगा वो बाल्यावस्था होगा, और 12 से 18 जो आएगा वो किशोरावस्था आएगा, ठीक है। यहाँ समझ रहे होंगे। अब देखिए कहीं कहीं आपको 0 से 5 लिख देगा, या जन्म लेने से 5 लिख देगा। तो ये 6 के अंदर वाला जो भी जा रहा होगा, कभी 0 से 5, 0 से 6,
हाँ, या 2 से 5 कह दे या 1 से 6 कह दे, दिमाग में रख लीजिएगा। 6 के अंदर 6 तक है तो आप उसको शैशवावस्था में ही टिकिंग करके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए कौन आ रहा है, तो 6 से 12, तो ये तो आपका ऊपर चला गया 12 तक, तो ये तो आपका किसका है बताइए, ये तो बाल्यावस्था का है। अब जन्म से 5 वर्ष, तो जन्म से लेकर के 6 के अंतर तक ये तो शैशवावस्था होता है, और 12 से 18 ये किशोरावस्था होता है। तो इसमें शैशवावस्था की अवधि कितनी है, तो जन्म से 5 वर्ष, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, बताना है आपको दूध के दांत की संख्या कितनी होती है, 18, 20, 25 या कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों में जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो एक ऑथेंटिक माना गया है वो आपका 20 है। ठीक है, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, यानी शिक्षण की दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं आपको बताया गया है। ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है या कोई नहीं है। ठीक है, तो शिक्षण की दृष्टि से बाल विकास की जो है 3 अवस्थाएं बताई गई है जो शिक्षण की दृष्टि से। ठीक है, सबसे पहला शैशवावस्था है, ये संस्कार की अवस्था है। ठीक है, फिर बाल्यावस्था है, टोली की अवस्था है, फिर किशोरावस्था है, संघर्ष, तूफान और तनाव की अवस्था है। तो ये 3 अवस्था शिक्षा शैक्षिक दृष्टि से चलता है, और एक चौथा अवस्था जो आता है वो प्रौढ़ावस्था होता है, वृद्धावस्था होता है। ठीक है, वो 18 से ऊपर वाले का हो जाता है। तो शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। बाल्यावस्था का समय होता है, बाल्यावस्था का समय होता है 12 से 17 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 0 से 5 वर्ष, कोई नहीं। ठीक है, हमने आपको अवस्था के समय रखने के लिए किसका पहाड़ा बताया है, 6 का, यानी एक होगा 0 से 6, फिर होगा 6 से 12 और फिर होगा 12 से 18। ठीक है, 0 से 6 या कहीं कहीं 5 भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, या जन्म से 5 लिखा हुआ मिल सकता है, तो ये शैशवावस्था है। फिर 6 से 12 तो ये बाल्यावस्था है, और 12 से 18 तो किशोरावस्था है, और 18 से ऊपर जो है वृद्धावस्था है। ठीक है, तो बाल्यावस्था का समय कितना होता है, तभी आपने देखा यहाँ पे 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था है, 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था जो है शैशवावस्था है, और 12 से 17 कह दे या 12 से ऊपर 18 तक कह दे तो ये आपका किशोरावस्था है। क्लियर हो गया होगा सबको। देखिए अवस्था का समय याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न रहेगा, और ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसीलिए हम आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट में यहाँ पर करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो डेली आप जुड़ करके यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स बन गए हैं, आप यहाँ से लेकर के पढ़ सकते हैं। सभी हैंड रिटेन नोट्स हैं और सभी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसलिए यहीं से आप पढ़ करके जाइएगा, यहाँ से बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहा गया है, आपको बताना है कि कौन सी अवस्था जो है उस संस्कार की अवस्था है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं। ठीक है, तो बाल्यावस्था बताइए किसकी, ये अनोखा है, ये जो है आपको टोली का अवस्था है। ठीक है, शैशवावस्था जो है, शैशवावस्था संस्कार की अवस्था है, इसमें बच्चा को संस्कार सिखाया जाता है, तो संस्कार की अवस्था है। किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है, तो ये संस्कारों की अवस्था किसको कहा गया है बताइए, तो ये शैशवावस्था को संस्कार की अवस्था कहा गया है। ठीक है, जीवन का अनोखा काल किसको कहा जाता है, जीवन का अनोखा काल किसको कहा जाता है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, कोई नहीं। ठीक है, देखिए सीखने का 2 होता है, सीखने का अनोखा काल और एक जीवन का अनोखा काल। ठीक है, तो सीखने का अनोखा काल तो वो आपका शैशवावस्था में, लेकिन जीवन का अनोखा काल यदि कहेगा जो आपको दोबारा नहीं मिल सकता है, जो आपको टोली, गिरोह या समूह की अवस्था होता है, वो होता है आपका बाल्यावस्था। ठीक है, इसलिए जीवन का अनोखा काल यदि कहा जाएगा तो वो बाल्यावस्था ही है, जिसमें बच्चा किसी भी समूह के साथ खेल रहा होता है और बड़े मौज मस्ती कर रहा होता है, तो ये जीवन का अनोखा काल होता है जो कि दोबारा नहीं मिल पाता है, तो ये बाल्यावस्था को ही कहा जाता है। सीखने का अनोखा काल किसको कहा जाता है, सीखने का अनोखा काल किसको कहा जाता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं। ठीक है, तो सीखने का जो अनोखा काल होता है वो शैशवावस्था होता है, जीवन का अनोखा काल जो होता है बाल्यावस्था होता है, संघर्ष और तूफान की अवस्था जो होता है वो किशोरावस्था होता है। तीनों अवस्था को आपको लेकर के दिमाग में चलना है, यहाँ से एक प्रश्न लगभग आपके एग्जाम में छप जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, संग्रह करने की प्रवृत्ति किसमें होती है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चा को कुछ कुछ चीज़ कलेक्ट करना, संग्रह करके रखना बहुत पसंद आने लगता है। वह अवस्था जो होता है देखिए उस बच्चा का बाल्यावस्था होता है, जिसमें गिरोह बना करके जैसे जैसे लोगों का मत मिलता है वैसे वैसे वो चीज़ों को संग्रह करना जानता है। ठीक है, तो संग्रह करने की प्रवृत्ति उस समय बच्चों में सबसे अधिक हावी होता है, वो आपका है बाल्यावस्था में। ठीक है, चलिए अगला है,
गिरोह या गैंग वाली अवस्था कहलाती है। बताइए गिरोह या गैंग कब बनता है, टोली कब बनता है? बताइए, अभी आपको बताया गया था। बाल्यावस्था में बनता है, शैशवावस्था में बनता है, किशोरावस्था में, या कभी नहीं। ठीक है, तो ये जो आपको गिरोह वाली अवस्था है, टोली वाली अवस्था है, गैंग वाली अवस्था है, ये सभी जो चला जाता है वो आपका यहाँ पर बाल्यावस्था में चला जाता है। नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है? बताइए कि नैतिकता का अभाव किस अवस्था में बच्चा में होता है। ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। देखिए दो अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। तो शैशवावस्था में तो बच्चा क्या होता है? बताइए, ये तो कुछ नहीं जान पाता है कि कौन लड़का है कौन लड़की है, या दुनिया में कौन क्या है, ये दूसरों पर आश्रित होता है। ये दूसरों पर आश्रित है, इसलिए इसको कुछ भी चीज़ पता नहीं है। जैसा आप कीजिएगा वैसा वो करेगा, वो बातों को दोहराते रहता है, देखते रहता है। ठीक है, तो इसमें नैतिकता की बात कहीं से भी नहीं आती है कि बच्चा में कैरेक्टर खराब हो गया। तो नैतिकता का प्रश्न कहीं से उठता ही नहीं है। तो नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है? तो नैतिकता का अभाव बच्चा में शैशवावस्था में होता है, जो कि नैतिकता उसमें पाया ही नहीं जाता है। ठीक है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किसने कहा है? बताइए, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? वेलेंटाइन का है, स्टैनले हॉल का है, डिप्ले का है, लुक स्टोक का है। ठीक है, तो देखिए किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह जो यहाँ पर कथन है वो आपका स्टैनले हॉल का है। ठीक है, स्टैनले हॉल का है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था। बहुत ही MBBI प्रश्न है, बहुत बारी प्रश्न पूछा गया है, हो सके आपके एग्जाम में भी आ जाए, आप सभी देख के जाइएगा। ठीक है, देखिए एक बात आपको बता देते हैं, यहाँ पर जो भी आप तैयारी कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से सभी को जुड़े हुए हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। आप भी यहाँ पर एग्जाम से जाने से पहले जुड़ करके यहाँ से सारा PDF ले लीजिएगा। ठीक है, और जुड़ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हैंड रिटेन नोट्स है। विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा छाट करके और जैक मॉडल पर महत्वपूर्ण प्रश्न को नोट्स बनाया गया है, इसलिए आप सभी लेकर के पढ़ के कहीं जाएंगे बहुत कम कीमत पर। अगर CDP का केवल आपको चाहिए तो 150 रुपये में यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी सारे अगर 1 से 5 की पूरी कंप्लीट नोट्स क्षेत्रीय भाषा छोड़ के लेना चाहते होंगे तो आप 500 रुपये में यहाँ से लेकर के तैयारी कर सकते हैं। सभी का नोट्स अवेलेबल है, और सभी जो है आपका JCERT पाठ्यक्रम से बना हुआ है, जैक की किताब से बना हुआ है, जो सरकारी विद्यालय मिलता है, वहाँ से लेकर के आप पूर्ण रूप में तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206, 300, 220 या कोई नहीं? तो नवजात शिशु में देखिए हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है, उसमें कितना होता है? 300 हड्डी होता है। दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा आपकी बात को दोहरा रहा होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, कोई नहीं। ठीक है, आप देखते होंगे बच्चा जब शैशवावस्था में रहा होगा, जब आप शैशवावस्था में रहे होंगे तो कोई आपको क्या करते हैं? आप उसको मुँह बिचकाते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं? वो जो चीज़ बोलता है उसी चीज़ को रिपीट करके उसको बोलते हैं। तो ये क्या कर रहा होता है? रिपीट करना मतलब दोहराना। अगर आपने राम कहा तो उधर से भी उसने राम कहा, आपने आँख कहा तो उसने भी आँख कहा। इस तरह से क्या होता है? बच्चा को दोहराने का प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाया जाता है, आपकी बातों को दोहराते रहता है। तो कौन सी अवस्था है? तो दोहराने की जो अवस्था है वो आपका यहाँ पर शैशवावस्था है। ठीक है, शैशवावस्था में बच्चा क्या करता है? बात को दोहरा रहा होता है। 120 से अधिक है। ठीक है, वह किस प्रकार का बच्चा है? प्रतिभाशाली 140 से अधिक। ठीक है, प्रखर बुद्धि 120 से 140। ठीक है, तीव्र बुद्धि के लिए आपका था 110 से 120, और सामान्य बुद्धि 90 से 110 या 90 से 100 के बीच में देगा, इस तरह का प्रश्न। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जिसकी बुद्धि 120 से अधिक है, तो 120 से अधिक है मतलब वो प्रखर बुद्धि का बच्चा है। ठीक है, प्रखर बुद्धि का बच्चा है, तो राइट आंसर B हो जाएगा। बालक के कितने वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है? देखिए इसके पहले का जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था उसमें भी हमने करवाया था, सेकेंड प्रैक्टिस सेट में भी आपको मिक्सअप क्वेश्चन में हमने दे रहा है। यहाँ पे इसलिए आपको सारा मिक्सअप क्वेश्चन हम करवा रहे हैं कि आपका हर एक कड़ी बीच बीच में इस तरह से मिक्स करके रहे कि आप वहाँ पर निर्णय ले सके कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए आप प्रैक्टिस सेट सेशन जो है शाम को 7 बजे अभी चल रहा है, तो इसमें आप जरूर जुड़िएगा। शाम को 7 बजे सभी शिक्षक के लिए है, चाहे 1 से 5 हो, चाहे 6 से 8 हो, भाषा शिक्षक हो, सामाजिक विज्ञान हो, विज्ञान शिक्षक, सबके लिए अभी एक क्लासेज आपकी शाम की प्रैक्टिस सेट CDP की करवाई जा रही है। तो 10 से 15-20 मिनट आपको लगता है, वहाँ पर जरूर जाकर प्रैक्टिस कीजिए। एग्ज़ाम नज़दीक है, एग्ज़ाम होगा ही होगा, एग्ज़ाम के लिए नहीं सोचना है कि नहीं होगा। आप शाम को 15-20 मिनट समय निकाल के डेली देख सकते हैं, जिससे कि आप कंटिन्यूअस
बने रह सके। ठीक है, और यहाँ से जो अभी तक शिक्षक नहीं जुड़े हैं, अगर जब भी आपको यह वीडियो मिलता है तो आप यहाँ से जो हैंड रिटेन नोट्स है उसको पढ़ करके ही जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको इतना कम बनाया गया है कि जिसका कोई सीमा नहीं है, लेकिन प्रश्न आने की आपका 100% गारंटी रहती है। ठीक है, तो आप सभी यहाँ से पढ़ के जाएंगे। हाँ, चलिए, बालक के कितने वर्ष की आयु को शैशवावस्था कहा जाता है? 1 से 5 वर्ष, 5 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 18 वर्ष से ऊपर। ठीक है, आपको हमने बताया था कि 1 से लेके यहाँ तक 6 भी आता है। ठीक है, 6 ये आपका शैशवावस्था होता है। याद रखिएगा, शैशवावस्था 6 का पहाड़ा हमने बताया था कि 0 से 6 का, 6 से 12, 12 से 18, 18 से ऊपर, 3 टेबल है 6 से। अब देखिए 6 तक तो आपका शैशवावस्था है ना। किसी ने कह दिया कि 1 से 5, तो ये तो 6 के अंदर ही है, तो ये शैशवावस्था में जाएगा। अब 5 से 12, तो ये 6 से ऊपर की बात कर रहा है, तो 6 से ऊपर कौन होता है? बाल्यावस्था। और 12 से ऊपर कौन होता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था। और 18 से ऊपर कौन होता है? प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो इसको देख के कर लीजिएगा, ये नहीं कि आपको लगेगा कि अरे 1 से 5 दिया हुआ है, कौन सा जाएगा शैशवावस्था में? तो शैशवावस्था जो 0 से 6 है तो उसके अंदर ही तो है 1 से 5 ना, तो ये शैशवावस्था जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। 5 से 12 वर्ष बाल्यावस्था, 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था, 18 वर्ष ऊपर वृद्धावस्था। क्लियर? चलिए, बालक के कितने वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है? बाल्यावस्था कहा जाता है तो 1 से 5 वर्ष, 5 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 18 वर्ष से ऊपर। ठीक है, तो 1 से 5 वर्ष ना 6 के अंदर रहेगा, वो आपका ये हो गया शैशवावस्था। और 12 के अंदर रहेगा तो हो गया आपका बाल्यावस्था। तो 12 के अंदर, 5 से 12, 6 से 5 से ऊपर है और 12 है, 12 से 18 किशोरावस्था, 18 वृद्धावस्था। ठीक है, तो याद हो गया आपको। यहाँ पे जो है अवस्था से एक प्रश्न रहेगा। देखिए लगभग यहाँ पे आपको हम 100 या 120 प्रश्न है, इसमें से आपको 15 से 18 प्रश्न यहाँ पर आपके एग्जाम में रहेंगे। ठीक है, इसलिए आप इसका शॉर्ट जो जितना भी दिया गया है CDP का, आप उसको लेकर के पढ़ना कभी मत भूलिएगा। ठीक है, बहुत कम प्रश्न, अब बहुत ज़्यादा एग्जाम में आएगा ही आएगा 100%। तो उसको देख लीजिएगा ना, सारे नोट्स को लेकर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अगला है, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का विकास किस अवस्था में होता है? बालक के सिर एवं मस्तिष्क का विकास किस अवस्था में होता है? ठीक है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। देखिए, तो बालक का सिर एवं मस्तिष्क का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में होता है। और आपने देखा होगा कि शैशवावस्था में बालक के मस्तिष्क का विकास 90% हो जाता है इस अवस्था में। ठीक है, 90% मस्तिष्क का विकास हो जाता है, बच्चा सोचने समझने लगता है। तो बालक के सिर और मस्तिष्क का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में होता है। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है आपको बताना है। ठीक है, 206, 230, 270, 320। ठीक है, तो जिस समय शिशु जन्म लगता है उस समय शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है वो ऑथेंटिक एक जो माना गया है तो वो 270 है। ठीक है, बीजावस्था कहा जाता है, बीजावस्था कहा जाता है। ठीक है, 0 से 2 सप्ताह, 2 से 8 सप्ताह, 8 से 16 सप्ताह जन्मजात। ठीक है, तो देखिए जब बच्चा का जब यहाँ पर क्या होता है कि जब भ्रूणावस्था होता है ना, जब बच्चा गर्भ में रह रहा होता है तो उस समय उसके 0 यानी शुरू से लेकर के 2 सप्ताह तक की जो अवस्था है उसको हम लोग कहते हैं बीजावस्था। ठीक है, तो 0 से 2 सप्ताह तक की अवस्था को बीजावस्था कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? देखिए इसका जो चैप्टर बना हुआ है वो आपका अधिगम विकार से है। ठीक है, अधिगम विकार से है। तो अधिगम विकार आपको यहाँ पे इसका PDF आपको बना दिया गया है, तो उस अधिगम विकार को आप लोगों ने देख लिया होगा। जो नहीं देखे यहाँ से PDF ले लीजिएगा। ये जो अधिगम विकार है इसमें 5 गो विकार आपको मुख्य रूप से पढ़ना है, और वो 5 विकार में से एक विकार आपका 100% प्रश्न एग्जाम में रहता है। तो देखिए कुछ छोटे छोटे चीज़ों को आप छाट करके और उसको जब पढ़ करके जाएंगे तो उससे आपका क्या होगा कि आप वहाँ से 100% प्रश्न को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ मुख्य टॉपिक हैं जिसको आपको यहाँ पर नोट्स बना लेना है, और नोट्स आपको नहीं बनाना है, नोट्स बना दिया गया है, आपको उसको सिर्फ लेकर के पढ़ लेना है। ठीक है, तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो देखिए यहाँ पे लेक्सिया जैसे नाम आता है तो आप लेक्सिया मतलब लक्स साबुन को याद रखिएगा। ठीक है, लक्स साबुन। तो लक्स को बच्चा क्या कर रहा होता है? लक्स को बच्चा लुक्स पढ़ रहा होता है। ठीक है, लक्स को लुक्स पढ़ रहा होता है। तो ये पढ़ना वाला विकार है। ठीक है, पढ़ने वाला विकार है। तो लक्स से याद रखिएगा लेक्सिया, लक्स से लेक्सिया।
तो ये पढ़ने वाला जब विकार आएगा तो लेक्सिया, पढ़ने वाला विकार लैक्स यानी लेक्सिया, तो लेक्सिया जो है पठन विकार है। कैसा है? पठन विकार है। तो इसको पठन विकार में आप लेकर के चले जाइएगा। ठीक है, लक्ष्य को बच्चा लुक्स पढ़ रहा था, पढ़ने में गलत कर रहा था, इसलिए पढ़ना गलत है तो पठन विकार है। ठीक है, अब देखिए एलेक्सिया हो, डिसलेक्सिया हो, एलेक्सिया, एलेक्सिया मतलब ये भी लक्ष्य है, लक्ष्य को बच्चा लुक्स पढ़ेगा और लक्ष्य को पढ़ने में गलत कर रहा है तो लैक्सिया होगा, और लैक्सिया जो है वो पठन विकार से जाएगा। ठीक है, तो एलेक्सिया हो, डिसलेक्सिया हो, ये लेक्सिया जैसी वर्ड्स आएगा, लेक्सिया जैसी वर्ड्स किसी के लास्ट में लगेगा तो आपको समझना है कि बच्चा पढ़ने में गलती कर रहा है, तो इसलिए पठन विकार में जाइएगा लेक्सिया को लेकर के। ठीक है, चलिए, राम शाह को वाज पढ़ रहा है, राम शाह को वाज पढ़ रहा है। ठीक है, यह किस विकार से प्रेरित है, प्रभावित है? शाह है, पढ़ रहा था, वाज ये क्या कर रहा है? पठन में गलती कर रहा है, पठन में गलती कर रहा है। तो पठन में गलती कर रहा है, तो ये पठन वाला गलती किस में होता है? तो पढ़ने वाला गलती के लिए हम आपको एक कोड बताए थे, लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा था और लुक्स से लैक्सिया याद रखना है, लैक्सिया। तो पठन विकार लैक्सिया से जुड़ेगा, वो हो जाएगा आपका डिसलैक्सिया। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, किस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहा गया है? ठीक है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं। ठीक है, बच्चा संस्कारवान किस अवस्था में होता है? वो शैशवावस्था में होता है। ठीक है, किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में होता है, क्योंकि शैशवावस्था में मस्तिष्क का विकास 90% हो जाता है और इसमें बच्चा बहुत कुछ सीख रहा होता है और बहुत कुछ सीख गया होता है, इसलिए इसी समय संस्कार की नींव डाली जाती है बच्चों में। तो किस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहा गया है? तो ये आपका हो जाएगा शैशवावस्था को संस्कारों की अवस्था कहा गया है। जीवन का अनोखा काल किसको कहा जाता है? देखिए, जीवन का एक काल ऐसा भी है जो अनोखा होता है, वो आपको समझिए कि दोबारा भविष्य में कभी भी नहीं मिलने वाला है और वह मौज मस्ती आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये अनोखा काल का नाम किसको कहा गया है? शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए बाल्यावस्था जो है जीवन का अनोखा काल है। इस समय बच्चे समूह में, टोली में रहना पसंद करते हैं, वो बच्चे इतने मस्ती करते हैं, लड़के लड़के सभी एक साथ भी खेल सकते हैं। इस समय बच्चों में किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। ये समय दोबारा नहीं आ सकता, आगे चल कर बहुत से भेदभाव होते हैं और बच्चे इतने जो है घुल मिल नहीं सकते हैं कभी भी लाइफ में, इसलिए जीवन का अनोखा काल जो है वो आपको बाल्यावस्था को कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, सीखने का अनोखा काल किसको कहा जाता है? सीखने का अनोखा काल किसको कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं। ठीक है, तो सीखने का अनोखा काल जो है वो आपका शैशवावस्था ही है। शैशवावस्था में 90% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। इस समय बच्चा जो सीख रहा होता है वो बहुत ही अस्थायी होता है, इसलिए सीखने का अनोखा काल जो होता है वो आपका शैशवावस्था होता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या कोई नहीं। ठीक है, संग्रह करने की प्रवृत्ति किस में पाई जाती है? तो ये आपका जो किशोरावस्था है वो आप यहाँ पर संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, इसमें बच्चे बहुत किशोरावस्था, ये बाल्यावस्था, ठीक है, बाल्यावस्था में बच्चे बहुत अधिक क्या कर रहे होते हैं? संग्रह कर रहे होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। एक अच्छा अध्यापक वह है जो, एक अच्छा अध्यापक वह है जो अध्यापन के लिए व्याख्याता विधि का प्रयोग करता है, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। ठीक है, एक अच्छा अध्यापक कौन है आपको बताना है। तो अध्यापन के लिए व्याख्याता विधि का प्रयोग करना ये अच्छा अध्यापक का गुण नहीं है। सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, ये भी अच्छा अध्यापक गुण नहीं है। विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, ये सबसे अच्छा गुण है एक अच्छे अध्यापक का, कि वह बच्चों को क्या करे? प्रेरित करे। ठीक है, और क्या प्रेरित करे? सदैव अच्छे चीज़ों को सीखने के लिए प्रेरित करते रहे, यह एक अच्छा अध्यापक का सबसे अच्छा गुण माना जाता है। और अगला है विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखना, ये नहीं है। ठीक है, तो एक अच्छा अध्यापक का सबसे अच्छा जो गुण है वह है कि विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। ठीक है, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? देखिए, इस तरह का जो प्रश्न आप देख रहे हैं, ठीक है, ये किसी जो है चैप्टर से जुड़ा हुआ नहीं है, ये आपके मानसिक उपज है। तो ये मानसिक उपज वाले देखिए
लगभग यहाँ पर 12 से 15 प्रश्न आपके एग्जाम में होते हैं और ये आपकी मानसिक उपज होगी। इसको किसी तरह टेबल पर किसी प्रश्न को भिड़ाया नहीं जा सकता है, ठीक है। ये लॉजिक है, ये आपकी अपनी समझ है, लेकिन जब आप इस तरह का प्रैक्टिस सेट बनाते रहिएगा तो आपको यहाँ पर अपने आप समझ में लगेगा कि हाँ ये सही होगा। तो ये अपनी अपनी सोच पर निर्भर होता है, मस्तिष्क पर निर्भर होता है। तो ऐसे प्रश्नों को भी हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ कर लेंगे जो विभिन्न राज्यों में आए हुए हैं, ठीक है। तो एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है, बताइएगा आप सभी को। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चा सीख सकता है, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। बताइए क्या कहिएगा। यदि आप स्कूल में जाते हैं तो कौन सा कथन आप कहिएगा कि बच्चा सबसे अच्छा होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छा जो कथन होगा वह होगा कि आपको कहना है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, जिससे जो कमज़ोर बच्चे भी होंगे उनके मन में ये लगेगा कि हम भी सीख सकते हैं, ठीक है। ऐसा आप किसी को नहीं कहेंगे कि ये नहीं सीख सकता है, ये नहीं आगे कुछ कर सकता, ये नहीं करना, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है एक अध्यापक की दृष्टि से सबसे अच्छा कथन यही है। आप इसी तरह के कथन का प्रयोग करेंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है। अधिगम सीखने को कौन सा चीज़ प्रभावित करता है, ठीक है। संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु, ठीक है। तो अधिगम को जो सीखने वाला है वो आपको प्रभावित करने वाला जो व्यक्तिगत कारक है अधिगम सीखना, वो आपका निर्भर करेगा परिपक्वता एवं आयु पर, ठीक है। परिपक्वता एवं आयु पर निर्भर करता है। बालक का विकास होता है, बालक का विकास होता है सिर से पैर, पैर से सिर, दोनों इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बालक का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। किधर होता है, सिर से पैर की ओर बालक का विकास होता है। विकास के संबंध में गलत कथन क्या है। देखिए विकास और वृद्धि ये दोनों आप अंतर कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ बना हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। विकास एवं वृद्धि, यहाँ से एक प्रश्न आपका रहेगा, ठीक है। तो विकास के संबंध में गलत कथन कौन है, ठीक है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास कभी भी हो सकता है, सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। तो विकास के संबंध में यहाँ पर देखिए आपका जो है सबसे जो गलत कथन है वह है विशिष्ट से सामान्य नहीं, सामान्य से विशिष्ट होता। यह सही है, विकास कभी भी हो सकता है, सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। चलिए अगला है, गर्भधारण काल की अवस्था नहीं है। गर्भधारण काल की अवस्था नहीं है। शैशवावस्था गर्भधारण काल के बाद की अवस्था है, जब बच्चा का जन्म हो जाता है। डिम्ब ये जो है आपका गर्भधारण काल में ही डिम्ब का निर्माण होता है। बीजाकरण ये भी समय आपको गर्भधारण काल का ही होता है। भ्रूणावस्था गर्भधारण काल को ही कहा जाता है, ठीक है। तो कौन नहीं है, तो ये शैशवावस्था जो गर्भधारण काल की अवस्था नहीं है। शैशवावस्था जन्म के बाद की अवस्था है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन है स्किनर का, स्टेनली हॉल का, थॉर्नडाइक का, जीन पियाजे का, ठीक है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था, यह कथन है स्किनर का, स्टेनली हॉल का, थॉर्नडाइक का, जीन पियाजे का, ठीक है। तो इस किशोरावस्था जो है स्टेनली हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था जो है बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 3 हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसके पहले आप लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट देखा, यहाँ पे 1 और 2, ठीक है। अब आप देखिए सीडीपी का जो प्रैक्टिस सेट आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। सीडीपी का प्रैक्टिस सेट ये आपको यहाँ पर जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आए हुए हैं उसी का यहाँ पर आपको बीच बीच में सब चीज़ मिक्स करके बनाया गया है। और आपका जेटेड का जो अभी न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर सीडीपी का पूरा नोट्स जो है कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ से ले करके पढ़ भी सकते हैं, जिसमें थ्योरी है, ट्रिकी है और साथ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको किया गया है। और प्रश्न बहुत कम है लेकिन आने की संभावना यहाँ से बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है, क्योंकि हैंड रिटन नोट से आप सभी पढ़ करके ही यहाँ से जाएंगे, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है यहाँ पे आपके लिए, पहला प्रश्न आपके लिए यहाँ पे है कि बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, ठीक है। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, किसके द्वारा आपको बताना है। देखिए ये जो बौद्धिक विकास का जो प्रश्न है, यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे, इसको एकदम अच्छा तरह से देख के जाइएगा। इसका तो थ्योरी वाले जो सेशन है उसमें पूरा कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको आप देख के ही जाएंगे। तो बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं, एक सा गाना बजा रहा है, माना जाता है
कोई बच्चा को कुछ सीखना है तो उसके लिए सबसे आदर्श काल कौन माना जाएगा सीखने का? शैशवावस्था है कि बाल्यावस्था है कि किशोरावस्था है कि प्रौढ़ावस्था? ठीक है, तो देखिए सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था है। ठीक है, सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था है। बाल्यावस्था क्या है? जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था है। ठीक है, किशोरावस्था क्या है? बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है, इसमें बच्चा को सामंजन करना पड़ता है। और प्रौढ़ावस्था क्या है? सबसे अलग अवस्था है। ठीक है, तो सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को माना जाता है। कल्पना जगत में विचरण होता है, कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा कल्पना जगत में विचरण, झूठी झूठी कल्पना करके वह दुखी हो रहा होता है, वो कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था? कोई नहीं। ठीक है, शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है? दूसरों पर आश्रित रहता है, ये कोई कल्पना करता ही नहीं है। ठीक है, किशोरावस्था यही वो अवस्था है जिसमें बच्चा सोचता कुछ है, करता कुछ है, होता कुछ है, बहुत अधिक सामंजन करने की जरूरी इसको होता है। तो ये कल्पना जगत में इसमें बच्चा क्या कर रहा है? विचरण कर रहा होता है, तो ये किशोरावस्था होता है। ठीक है, और बाल्यावस्था तो ये गंदी अवस्था है, बच्चों को खेलने की अवस्था है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कब करने लगता है? किस उम्र में बालक मुख्य रंगों की पहचान करने लगता है? 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष? ठीक है, तो बालक मुख्य रंगों की पहचान कब करने लगता है? राइट आंसर ए, 5 वर्ष की अवस्था में बालक रंगों का पहचान करने लगता है। एक ऑथेंटिक यहाँ सिलेबस के आधार पर आपको बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है, यह किस विकार से प्रभावित है? एक बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है, किस विकार से प्रभावित है? ठीक है, पढ़ने वाला चीज़ के लिए हमने जो नोट्स बना के आपको दिया है उसमें बताया है कि बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ता है, तो ये पढ़ने वाली समस्या लक्ष्य वाली होती है। ठीक है, एम को डब्लू पढ़ रहा है, पढ़ने तो लक्ष्य, तो लक्ष्य से याद रखिएगा लैक्सिया, और लैक्सिया के पहले ए कोई जोड़ता है, कोई डिस जोड़ता है, तो डिसलैक्सिया। तो ये बच्चे का डिसलैक्सिया वाला बीमारी है, जो पढ़ने वाला बीमारी आता है, तो डिसलैक्सिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बच्चा 2 + 2 = 5 कह रहा है, एक बच्चा 2 + 2 = 5 कह रहा है और 2 × 8 = 15 कह रहा है, यह किस विकार से संबंधित है? एलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया या अफेजिया? ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 + 2 = 5 कह रहा है, ये कौन सा काम कर रहा है? कैलकुलेशन का काम कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, गणित का काम कर रहा है। 2 × 8 = 15 कर रहा है, ये भी गणित का काम कर रहा है। ठीक है, तो गणित में क्या होता है बताइए? कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेटर से होता है, कैलकुलेटर से कैलकुलिया होता है। ठीक है, तो कैलकुलिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? कैलकुलिया। तो अगर उसके पहले डिस लगाइएगा तो डिसकैल्कुलिया, और ए लगाइए तो एल्कुलिया। ठीक है, तो यहाँ पर डिसकैल्कुलिया हो जाएगा। गणित से संबंधित कोई भी परेशानी हो रहा है तो गणित कैलकुलेशन का चीज़ है, इसलिए कैलकुलेशन मतलब कैलकुलिया याद रखिएगा, तो यह डिसकैल्कुलिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक बच्चा गणित से संबंधित प्रश्नों में त्रुटि कर रहा है, एक बच्चा गणित से संबंधित प्रश्नों में त्रुटि कर रहा है, यह किस विकार से संबंध है? डिसकैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, अफेजिया, डिस्फेजिया? ठीक है, एक बच्चा गणित से संबंधित प्रश्नों में त्रुटि कर रहा है, तो गणित वाला क्या होता है? गणित में क्या होता है बताइए? कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन से याद रखिएगा कैलकुलिया, और कैलकुलिया पहले डिस लगाएगी तो डिसकैल्कुलिया, यानी गणित वाली जो त्रुटि आएगी वो डिसकैल्कुलिया में चली जाएगी। ठीक है, डिसकैल्कुलिया होगा इसका राइट आंसर। 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 7 वर्ष के जैसा है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 7 वर्ष का है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 60, 70, 80 या 90? ठीक है, मानसिक या बुद्धि लब्धि आपको चैप्टर भी दिया गया है, वहाँ पढ़ना भी है, इसका हमने आपको डिटेल्स बताया भी है, फिर से यहाँ पर बता दे रहे हैं। 10 वर्ष के बच्चा का वास्तविक आयु कितना है? 10 वर्ष है। कितना है? 10 वर्ष है वास्तविक आयु। और मानसिक आयु कितना है? मतलब उसका दिमाग कितना उम्र के जैसा काम कर रहा है? मानसिक आयु 7 वर्ष है, 7 वर्ष है। ठीक है, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? आपको बताया गया था। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु, ठीक है, बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। मानसिक आयु बच्चा का कितना है? 7 है, तो 7 लिख लिए। वास्तव में वह बच्चा कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का है, 7/10 और इंटू कितना हो गया? 100, 10 दहियम 100, 7 दहियम 70। राइट आंसर 70 होगा, उसका बुद्धि लब्धि 70 होगा, आंसर
बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बना हुआ देख लीजिए आप। वास्तविक आयु हुआ बच्चा 10 साल का था और उसका दिमाग काम कर रहा 7 वर्ष के जैसा, तो बुद्धि लब्धि जिसको IQ हम लोग कहेंगे, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100 होगा, 7/10 इंटू 100 70 हो जाएगा। और यह बच्चा जो है मूर्ख बच्चा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न एक और है। 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 10 वर्ष ही है, वह किस प्रकार का बच्चा है? प्रतिभाशाली है, सामान्य है, प्रखर है, तीव्र है। ठीक है, चलिए इसका देखिए, हमने आपको जो नोट्स बनाया है उसमें इसका पूरा डिटेल्स है। बहुत छोटा नोट्स है, बहुत कम नोट्स बना हुआ है इसका, आप उसको देख लीजिएगा। तो 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 10 वर्ष के है, यह किस प्रकार का बच्चा है? ठीक है, तो 10 वर्ष का बच्चा यानी वास्तविक उम्र 10 वर्ष का है और मानसिक आयु उसका 10 वर्ष का है, किस प्रकार का है? तो सबसे पहले प्रकार बताने के लिए आपको IQ निकालना होगा। ठीक है, तो IQ यानी बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु कितना हो गया? 10, वास्तविक आयु कितना हो गया? 10 और इंटू कितना हो गया? 100। 10 दहम कितना हो गया? 100 हो गया, 10 दहम 100 हो गया। यानी उस बच्चे का मानसिक आयु बुद्धि लब्धि कितना है? 100 है। 100 है तो वह बच्चा किस प्रकार का है? सामान्य बच्चा है। आपको टेबल सब नोट्स बना हुआ है, आप वहाँ से लेकर के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है? बच्चों में जो बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं होती है उसकी पहचान किसके द्वारा किया गया? कोहलवर्ग, एरिस्टन, स्किनर या पियाजे। ठीक है, तो बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान जो है आपको पियाजे के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? पियाजे के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये पियाजे के द्वारा किया गया है। इसको हम लोग देखे भी थे। पहला कौन था? संवेदीगामक अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं, फिर मूर्त संक्रियात्मक और अगला था अमूर्त संक्रियात्मक। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 वर्ष से ऊपर। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। ठीक है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है आपको बताना। ठीक है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है मतलब वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कभी समाप्त नहीं होगा मतलब क्या होगा? वह निरंतर चलेगा। इसलिए निरंतर चलेगा तो इसको हम लोग सिद्धांत को भी कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत होगा। क्लियर। चलिए अगला देखिए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। ठीक है, यदि आप प्राथमिक स्तर के शिक्षक हैं तो आपको सबसे जो आप में एक विशेषता होनी चाहिए वह होनी चाहिए आपको धैर्य और दृढ़ता बनाए रखना होगा। क्योंकि जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं वो बहुत अधिक शरारती करते हैं, उसमें आपको धैर्य और दृढ़ता बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक को। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सही है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? पहला तो ये बिल्कुल गलत है, सारे बच्चे एक जैसे हो ही नहीं सकते हैं, कथन गलत है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, बिल्कुल सही है कि इसमें हर एक बच्चा में अलग अलग क्वालिटी लेकर के बच्चे आते हैं, नहीं प्रत्येक बच्चे अपने आप में विशिष्ट होते हैं, कुछ अलग अलग चीज़ करके वो गुजर जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं ऐसा नहीं है, सभी बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं ऐसा भी नहीं है। ठीक है, यानी प्रत्येक बच्चा जितना भी है, एवरी चाइल्ड इज क्वालिफाइड। ठीक है, प्रत्येक बच्चा जो है अपने आप में विशिष्ट होता है। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार से होना चाहिए? बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। ठीक है, तब बच्चों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा होना चाहिए, CCE के द्वारा होना चाहिए। CCE आपको जेटेड न्यूज़ सिलेबस में CCE आपको टॉपिक बनाया गया है, इस टॉपिक का PDF बना हुआ है, तैयार है, आप वहाँ से खरीद करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना उचित होगा? श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना या प्रश्न पूछना। ठीक है,
तो देखिए कक्षा में जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ बच्चे शरारती कर रहे होते हैं, आपकी बातों को सुनते नहीं है, ठीक है। इस बीच में क्या करना चाहिए एक अच्छे शिक्षक को, तो जो पढ़ाए हैं उससे कहीं से पूछ लेना चाहिए। जब आप पूछेंगे तो वो बच्चा क्या होगा, शांत हो जाएगा और वो शांति से बैठ करके आपका क्लास करेगा कि बीच बीच में शिक्षक हमसे कुछ पूछ देते हैं, उसका जवाब हमको यहीं से देना रहता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, बच्चा में रुचि बना हुआ रहेगा उस डर के कारण कि आपको पूछने के कारण, ठीक है। तो रुचि बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, बीच बीच में जो भी पढ़ाए हैं उससे प्रश्न पूछ लेना चाहिए, जिससे वह रुचि के साथ पढ़ेगा कि प्रश्न पूछने पर पिटाई होगी हमारी, ठीक है। तो ये शब्द आपको प्रश्न पूछना सही आंसर है। बच्चों का चिल्लाना रोना उसे किस प्रकार के विकास का प्रारंभिक चरण है? सामाजिक विकास का है, नैतिक विकास का है, भाषिक विकास का, शारीरिक विकास का, ठीक है। जो बच्चे होते हैं वो चिल्लाते हैं, रोते हैं, शुरू बार जैसे आपको शैशवावस्था में कह लें, वो 2 साल तक 3 साल तक ऐसा करते हैं चिल्लाना रोना, उससे किस चीज़ का विकास हो रहा है? सामाजिक विकास। ये तो बिल्कुल गलत है। जो बच्चा अभी शैशवावस्था में है उसमें उसको समाज के बारे में क्या पता है, कोई पता नहीं है, तो सामाजिक विकास इसमें होगा ही नहीं, ठीक है। नैतिक विकास, जो बच्चे छोटे हैं वो कुछ भी नहीं जानते हैं कि नैतिकता क्या होती है, क्या गलत है, क्या सही है, वो अबोध होते हैं और वो दूसरों पर आश्रित होते हैं, इसलिए नैतिक विकास भी गलत चला जाएगा। भाषिक विकास, देखिए ये बिल्कुल सही है। बच्चा चिल्लाते रोते हुए क्या करता है, तो वह अपनी भाषा का विकास कर रहा होता है। चिल्लाते चिल्लाते कभी माँ भी बोलता है, कभी मम्मी बोलता है, कभी पापा बोलते हैं, ये भाषिक विकास का क्रम होता है, ठीक है। जिस समय बच्चे चिल्लाते हैं रोते हैं, ठीक है। तो भाषिक विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार प्रश्न आया, हो सके आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करता है। हर एक बच्चे, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से कुछ न कुछ में अलग अलग है। यह भिन्नता उसके किस कारण से होता है? वंशानुगत कारक से, पर्यावरण संबंधी कारक से, ए और बी दोनों से, या कोई नहीं, ठीक है। तो जो बच्चे भिन्न होते हैं, जो व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न हो रहे हैं आजकल, अलग अलग हैं, उसका कारण क्या है? उनका कुछ वंशानुगत होता है, जो उनके माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, किसी से कुछ मिलता है। और दूसरा होता है पर्यावरण संबंधी कारक, जो उसके विकास को, या व्यक्तिक भिन्नता, सबकी रुचि अलग होती है। पर्यावरण संबंधी कारक यानी वह जहाँ रह रहा होता है उस पर निर्भर करता है कि वहाँ वो किस तरह से रह रहा था। यानी राइट आंसर इसका सी होगा, ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास तो हमेशा चलते रहता है, जीवन से लेकर के, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, ठीक है। विकास चलते रहता है, तो इसका मतलब क्या है? जीवन से चलना शुरू हुआ, मृत्यु तक चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि निरंतर चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि निरंतर चल रहा है, ठीक है। निरंतर चल रहा है तो इस सिद्धांत को निरंतरता का सिद्धांत कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे निरंतरता का सिद्धांत। क्लियर? चलिए अगला देखिए। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता के सिद्धांत से पता चलता है, ठीक है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार, गणितीय विकार, भाषा विकार, या पठन विकार, ठीक है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित? देखिए आपको हमने बताया था लेक्सिया जैसी आएगा तो आप समझिएगा कि लक्ष्य है, ठीक है, लक्ष्य है, और बच्चा लुक्स पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? लुक्स पढ़ रहा है। तो ये लक्ष्य वाला चीज़ जो है ना, पढ़ने का समस्या है लेक्सिया, इसलिए ये पठन विकार में जाएगा। याद रखिएगा लेक्सिया बहुत बार आया हुआ है। लेक्सिया मतलब लक्ष्य साबुन, लक्ष्य से लेक्सिया बनता है, और लेक्सिया जैसे ही आएगा समझिएगा कि बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा था, यानी पढ़ने में गलती कर रहा था, इसलिए इसको पठन विकार में आप लेकर के जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला है, एलेक्सिया किससे संबंधित है? एलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, भाषा विकार से, पठन विकार से। देखिए यहाँ पर लेक्सिया जैसे आएगा, लेक्सिया याद रखिएगा, लेक्सिया जैसे आएगा तो ये लक्ष्य साबुन के रखिएगा कि बच्चा लुक्स पढ़ रहा था, लक्ष्य पढ़ना चाहिए लेकिन लुक्स पढ़ रहा था, तो लेक्सिया में कभी आगे ए लगा देगा तो एलेक्सिया, और लेक्सिया में कभी आगे डिस लगा देगा तो डिसलेक्सिया, ठीक है। तो ये लेक्सिया वाला जितना चीज़ आएगा वो पठन विकार से चला जाएगा। क्लियर? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, पठन विकार हो जाएगा। राम सा को वाज पढ़ रहा है, यह किस विकार से ग्रसित है? राम सा को वाज पढ़ रहा है, यह किस विकार से ग्रसित है? डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, अफेजिया है, डिस्ग्राफिया है, ठीक है। पढ़ने वाला है, पढ़ने वाला में लक्ष्य साबुन का प्रयोग होता है तो लक्ष्य से लेक्सिया बनता है,
इसलिए यह डिसलेक्सिया में चला जाएगा। ठीक है, डिसलेक्सिया में चला जाएगा। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक किस में रुचि लेना प्रारंभ करता है, बताइए। 6 से 10 वर्ष का बालक किस अवस्था में होगा, सबसे पहले ये बताइए। 6 से 10 का वर्ष का बालक का कहलाएगा बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लेते हैं 1 से 5 या 1 से 6 का पढ़ा, तो ये हो गया आपका शैशवावस्था। फिर 6 से ऊपर 12 तक जाइए तो ये बाल्यावस्था है। तो 6 से 10 यानी ये बाल्यावस्था के अंदर का समय बता रहा है। तो 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक किस में रुचि लेना प्रारंभ करता है, धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंध में या विद्यालय में। ठीक है, तो 6 से 10 वर्ष की अवस्था में जो बालक है वो किस में रुचि लेना प्रारंभ करता है, तो वो सबसे ज़्यादा रुचि लेता है अपने विद्यालय में। कहाँ पर रुचि लेता है, विद्यालय में। तो 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ करता है। ठीक है, निम्न में से कौन बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, निम्न में से कौन बुद्धिमान बच्चा का लक्षण नहीं है। आपको इसमें से पहचानना है कि बुद्धिमान बच्चा का लक्षण कौन नहीं है, याद रखिएगा, नहीं तो बुद्धिमान बच्चा वाला मत चुनने लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये नहीं वाला दिमाग में बहुत कम बात आता है। तो नहीं है, देखिएगा, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, ये बिल्कुल बुद्धिमान बच्चा का लक्षण है। बुद्धिमान बच्चा जो है रटता ही नहीं है। तो कौन बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, तो ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या देखते हैं, वो है कि नहीं, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने का क्षमता रखता हो, ये तो बुद्धिमान बच्चा है। अगर वो प्रवाहपूर्ण बोल रहा है, बिना देखे बोल रहा है और उचित तरीके से संप्रेषण कर रहा है, ये बुद्धिमान है। ठीक है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, ये तो बिल्कुल बुद्धिमान बच्चा है, क्योंकि वह सोचता है ज़्यादा। ठीक है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है, ये भी बुद्धिमान बच्चा का लक्षण है। तो देखिए यहाँ पे डी, सी और बी बुद्धिमान बच्चा का लक्षण दिखाया है, लेकिन यहाँ कौन नहीं है पूछा है, तो राइट आंसर ए होगा कि यह बुद्धिमान बच्चा का लक्षण नहीं है। ठीक है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। यदि छात्रों का आपको मूल्यांकन करना है तो किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन का, सतत मूल्यांकन का, कोर्स के अंत पर मूल्यांकन का, प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन का। ठीक है, तो छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो सतत मूल्यांकन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। कंटिन्यूअस जो है उसका जांच लेते रहना चाहिए। राइट आंसर बी होगा, सतत मूल्यांकन। ठीक है, एक शिक्षक को समाज में इज्जत कब मिलना चाहिए, एक शिक्षक को समाज में इज्जत कब मिलेगा, आपको देखिएगा, आप सभी शिक्षक बनने जा रहे हैं, कब मिलेगा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, ये सभी। ठीक है, अगर एक शिक्षक में ये सब गुण है, एक आदर्श जीवन जीता हो, तो उसको भी इज्जत मिलता है। निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता है, उसको भी इज्जत मिलता है। प्रभावकारी तरीके से पढ़ाता है, उसको भी इज्जत मिलता है। यानी राइट आंसर डी होगा, एक ये सभी होगा ना, ये सभी हो जाएगा। कोई बच्चा प्रभावकारी तरीके से हुनर कैसे सीख सकता है, अगर आप कोई हुनर सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई हुनर सीखना चाह रहे हैं, कोई कला सीखना चाह रहे हैं, तो बहुत ही प्रभावकारी तरीके से अगर आप कभी भी ना भुलाएं और बार बार वो काम को कर सके, तो वह बच्चा कैसे सीखेगा, तो वह प्रभावकारी बनेगा। अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, खुद करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे खुद करके एक ऐसा वर्ड्स है जिसमें बच्चा किसी चीज़ को प्रभावकारी तरीके से कर सकता है, न देख करके न करके। अगर हाथ से खुद कर करके वही सीखेगा तो वह बच्चा जो है प्रभावकारी तरीके से सीख सकता है। राइट आंसर डी होगा, खुद करके। क्लियर। बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है, बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है, बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है। मनोविश्लेषण विकास, नैतिक विकास, मनोसामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, तो बालक विकास का जीन पियाजे सिद्धांत का आधार क्या है। ठीक है, तो जीन पियाजे ने किसका दिया था, तो जीन पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। कौन दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। और इसमें किसका दिया गया, तो 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है जीन पियाजे के द्वारा, जिसको अभी हमने शुरू में बताया था। पूर्व संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो ये संज्ञानात्मक विकास के पिता भी कहे जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने आपको नोट कर दिया गया है कि मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड थे। ठीक है, और नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, कोहलवर्ग ने दिया। और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, एरिक्सन ने दिया। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, जीन पियाजे साहब ने दिया। ठीक है,
संज्ञानात्मक विकास का पिता किससे कहा जाता है? संज्ञानात्मक विकास का पिता किसको कहा जाता है? स्टैनली हॉल को, प्रियर को, पियाजे को, वाटसन को। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास का पिता जो है आपको जीन पियाजे साहब को किया जाता है, कहा जाता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास या विकासात्मक विकास का सिद्धांत जो है जीन पियाजे साहब के द्वारा दिया गया है। ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कॉलसेनिक, पियाजे, स्किनर या हॉरलॉक। ठीक है, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह जो है स्किनर महोदय के द्वारा दिया गया है। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? ठीक है, विकास में भी वृद्धि हो रहा है, विकास है, विकास में वृद्धि होना मतलब ज्ञान में वृद्धि, समय में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल। तो राइट आंसर डी होगा। आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि जो है वो विकास में वृद्धि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तनाव और क्रोध की अवस्था है, तनाव और क्रोध की अवस्था है, कौन सी अवस्था जो है तनाव और क्रोध की अवस्था है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। ठीक है, तो तनाव और क्रोध की जो अवस्था होती है वो आपको यहाँ पर चला जाता है शैशवा अवस्था में। ठीक है, सॉरी किशोरा अवस्था में। किस में जाएगा? ये किशोरा अवस्था में आपका चला जाएगा, क्योंकि इसमें तनाव और क्रोध की अवस्था होती है। शैशवा अवस्था में तो बालक क्या होता है वो दूसरा पर निर्भर रहता है, इसमें किसी प्रकार का ये सब कोई गुण नहीं पाया जाता। तो राइट आंसर किशोरावस्था होता है। किशोरावस्था बड़े तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था है, एस.सी. स्टैनली हॉल ने भी कहा है। ठीक है, राइट आंसर सी है। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह बच्चा किस प्रकार का है? ठीक है, सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली। ठीक है, इसका देखिए आपको हमने यहाँ पे क्या किया, इसका चार्ट दे दिया है और जो आया है वो भी बता दिया है, उसको चार्ट को जरूर देख लीजिएगा और यहाँ से थ्योरी पेपर उसका लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा आप सभी को। ठीक है, लगभग सबको मिला हुआ है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। देखिए, अगर आप कम पढ़ करके जो ऑथेंटिक चीज़ पढ़ने वाली चीज़ है उतना पढ़ के अगर आप अंक उठाना चाहते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर प्रश्न बहुत कम है, लगभग 1500 से 2000 प्रश्न आपको मिलेगा। ठीक है, इतना के अंदर से ही आपको सारा प्रश्न छपने वाला है। ठीक है, और यहाँ से आपका 60+ स्कोर आपको करने वाला है, तो 60% से ज़्यादा स्कोर आपका हो जाएगा। अब रही बात तो यहाँ पर 90 आप पार कर जाएंगे, इससे इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से ज़रूर लेकर के जुड़ करके पढ़ करके ही आप जाइएगा आप सभी को। ठीक है, इसको छोड़ के जा रहे हैं यानी आपके साथ धोखा हो सकता है, 2-4 नंबर कम पड़ जाए, इसलिए उसको लेकर पढ़िएगा। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह बच्चा किस प्रकार का? सामान्य, प्रखर, उत्कृष्ट या प्रतिभाशाली। ठीक है, प्रतिभाशाली कितना होता है बताइए? 140 से ऊपर वाला प्रतिभाशाली होता है। ठीक है, उसके बाद प्रतिभाशाली हो गया, फिर प्रखर बुद्धि 120 से ऊपर वाला, सामान्य बुद्धि 90 से 100 तक, 110 तक रहता है, 110 तक, तो 90 से 110 तक है, बच्चा सामान्य है। क्या है? सामान्य बुद्धि का है। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 7 से 13, 9 से 11, 6 से 12। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। ठीक है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? देखिए, इस प्रश्न को हमने आपके जैक का जो एग्ज़ाम हुआ था, आकलन एग्जाम हुआ था, उसमें हमने ये चीज़ें पढ़ाई थी और देखिए तो हूबहू प्रश्न आया था। ठीक है, तो आपको जैक का प्रश्न हूबहू आपको देखना है तो आपको यही सेशन से, इसी चैनल से जुड़ना पड़ेगा, अन्यथा आप बहुत जगह पर जा रहे होंगे तो वहाँ पर बहुत से आपको बहुत ऊंचे स्तर के भी दिए जा रहे हैं, नीचे स्तर के भी दिया जा रहा है, लेकिन सही चीज़ से आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए आप वहाँ से लिए भी होंगे तो आप यहाँ से एक बार लेकर के पढ़ करके ही जाइएगा। ठीक है, बच्चे की मानसिक आयु 5 साल है। ठीक है, मानसिक आयु 5 साल है और वास्तविक आयु 4 साल है, तो बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ठीक है, तो मानसिक आयु आपका कितना है? मानसिक आयु आपका है 5 वर्ष और वास्तविक आयु कितना है? वास्तविक आयु कितना है? 4 वर्ष। ठीक है, तो अब इसके बुद्धि लब्धि यानी IQ कितनी होगी? बुद्धि लब्धि, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको याद रखना होगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है, अगर आप बुद्धि लब्धि नहीं देखें तो बुद्धि लब्धि का अलग से PDF आपको हमने बना दिया है, उसको लेकर के पढ़ लीजिएगा। मानसिक आयु बट्टे होता है वास्तविक आयु। ठीक है, क्या होता है? बट्टे होता है वास्तविक आयु और इंटू में होता है 100। ठीक है, मानसिक आयु बच्चा का कितना है बताइए? मानसिक आयु 5 वर्ष है, वास्तविक आयु कितना है? 4 वर्ष है और इंटू आप क्या कर देंगे? 100। ठीक है, 4 से 100 कितने बार में कटेगा? 25 बार में
25 25 कितना हो गया 125, यानी बुद्धि लब्धि 125 है। अब बच्चा जो है कैसा है, सामान्य बच्चा नहीं है, ये उत्कृष्ट बच्चा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया। इस तरह से देखिए आपको निकाल के बनाया हुआ भी है, आप देख लीजिएगा। ठीक है।